हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का जो सोशल साइंस का पेपर है 10 जनवरी का। तो सोशल साइंस का कंप्लीट पार्ट आपको मिलेगा इसमें 60 मार्क्स का कंटेंट विद पैडागोजी। तो यहाँ पर आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ दिए गए साक्ष्य हैं, मतलब जो एविडेंसेस मिले हैं किस साइट से मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से दी हुई हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आपको सही मैच करना है इनको। तो सही की ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए को हम थर्ड से मिला देंगे। जो ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के जो अवशेष मिले हैं, हमें एविडेंसेस जो मिले हैं वो मिले हैं हल्लूर, आंध्र प्रदेश से। सेकंड को हम मिला देंगे पहले से। गेहूं और दलहन के जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं गुफक्राल, कश्मीर से। और सी को दूसरे से मिला देंगे, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह मिले हैं महागढ़ा, उत्तर प्रदेश से। और डी को हम फोर्थ से ही मिला देंगे जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है, चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश से। तो कुछ एविडेंसेस हैं ग्रेन और बोन्स के जो कि हमें इन साइट्स से मिले हैं। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि भाई कहाँ से क्या चीज़ मिली है, कि जो अनाज और हड्डियों के विशेष हैं किस जगह पर मिले हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो ये आज पाकिस्तान में है। और गेहूं, जो भेड़, बकरी, मवेशी, इस तरह के वहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। मवेशी जानवर होते हैं एक तरह से। और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से हमें मिला है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों के प्रमाण। महागढ़ा उत्तर प्रदेश से हमें मिले चावल, मवेशी, मिट्टी की सतह पर खुर के निशान मिले हैं। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। गुफक्राल कश्मीर में पड़ता है ये, गेहूं और दलहन के यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा बुरजुहम कश्मीर में है, गेहूं और दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस के वहाँ से एविडेंस, यानी हमें एक तरह से वहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, गेहूँ, हरा चना, जौ, भैंस और बैल के एविडेंस मिले हैं। हल्लूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर के एविडेंस वहाँ से मिले हैं। पेयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से हमें मिला है काला चना, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के एविडेंसेस। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है और किसी के बारे में नेक्स्ट टाइम पूछ लिया जाए। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जहाँ से हमें ये एविडेंसेस मिले हैं। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर वयस्कों को आमतौर पर जमीन में दफनाया जाता था, सीधा रखा जाता था, जिसका सिर उत्तर की ओर होता था? तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इनाम गांव। तो इनाम गांव में ऐसा जो है एक तरह से रिचुअल था कि भाई इस तरह से जो अडल्ट होंगे उनको इस तरह से बैरिड किया जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनाम गांव। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है इनाम गांव से। अब देखो, जो हिस्ट्री जो है हमारी बेस्ड इसी पर है। जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ रही होगी, कैसी व्यवस्था रही होगी। तो इनाम गांव की बात करें तो ये घोड़ नदी पर स्थित एक स्थल है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है। और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ऐसा माना जाता है। और यहाँ वयस्कों को, जो एडल्ट होते थे, उनको आमतौर पर उत्तर की ओर सिर करके सीधे लिटाकर जमीन में दफनाया जाता था। कभी कभी इनको घरों में भी दफनाया जाता था। तो भाई ऐसा हो सकता है कि जो खास लोग होते होंगे उनको ऐसा घरों में दफनाया जाता हो। जिन बर्तनों में संभवतः भोजन और पानी होता था उन्हें मृतकों के साथ रखा जाता था। तो क्योंकि भाई वो लोग शायद ये मानते होंगे कि भाई जो मरने के बाद भी इंसान का जीवन होता है, तो इसलिए उनके साथ ये खाना और पानी रखते होंगे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। मतलब कि जो हमने बात करी थी कि कहीं कहीं घरों में भी दफनाया गया है, तो वही है ये। तो 5 कमरों वाले मकान के आंगन में इसको दफनाया गया एक संदूक में। और बस्ती के बीच में बसा ये जो गांव है, मतलब ये जो घर है, वो गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। जैसे होते हैं ना भाई हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, वैसे ही समझ लो। तो इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोई एक तरह से हुआ हो, सरदार वगैरह हो, जैसे सरपंच होते हैं या फिर प्रधान होते गाँव के, कोई बड़े होते हैं ना भाई, जैसे गाँव में कोई मुख्य लोग होते हैं, मुखिया हो गए, उस तरह का ये पर्सन रहा होगा, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्यों पर निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें।
यहाँ पर अजर्शन और रीज़न दिया गया है। अजर्शन रीज़न की भरमार रहती है सीटेट के उसमें एग्ज़ाम में, तो इसमें बस थोड़ी सी ये रहती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग तो अपने आप ही बन जाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। दोनों यहाँ पर सही हैं, अजर्शन भी और रीज़न भी, और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है कि सम्राटों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और सुरक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता थी। तो अब जब देखो भाई एम्पायर जो है बड़ा होगा तो भाई उसके लिए सुरक्षा भी ज़रूरी होगी और बड़ी सेनाओं की भी ज़रूरत होगी सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ और भी उनको मैन पावर चाहिए होगी जो कि भाई एक तरह से एम्प्लॉय उनको अपॉइंट करने पड़ेंगे। जो रीज़न है दिया है कि करों और शुल्कों की वसूली के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब देखो भाई टैक्सेस जब हम वसूल करेंगे तो भाई उसको कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट करने के लिए लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो रीज़न भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो ये अजर्शन रीज़न दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आर्किटेक्चर इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पर सही नहीं है। पित्रा द्यूरा के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है कि पित्रा द्यूरा जो है दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे कोई चीज़ रखी है ना, ऐसे कोई चीज़ हम रखते हैं उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ना कोई बीम रखा है और बीम लगाने की तकनीक है, जैसे हम भाई यहाँ पर हमने दो तो दीवारें बना दी, इसके ऊपर ऐसे बीम बना दिया, तो ये वाली टेक्निक बोली है इन्होंने, पित्रादुरा ये है। तो इसी वजह से ये गलत है क्योंकि पित्रादुरा ये तकनीक नहीं है बल्कि पित्रादुरा कुछ और है। देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। पित्रादुरा कुछ एक इस तरह की आर्ट है, ये आपको ताजमहल में मिल जाएगी। ये कुछ डिफरेंट टाइप की आर्ट है। इसमें क्या होता है, हार्ड स्टोन होते हैं। ये जो कलरफुल आप आर्ट देख रहे हो ना, ये आर्ट कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं है, ये स्टोन है। ये स्टोन इस तरह से तराशे गए हैं, देखो पत्थरों में कैसे तराशे होंगे तो आप समझ सकते हो। तो पित्राद्युरा जो है एक तरह से हार्ड स्टोन की एक टेक्निक है ये, और कई प्रकार के कठोर पत्थर की ये कला है जो विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंत में फ्लोरेंस में फली फूली, और इसमें रंगीन पत्थर के कटे फटे टुकड़ों से अत्यधिक भ्रामक चित्रों का निर्माण शामिल था। तो ये कटे फटे जो टुकड़े हैं, या ताजमहल अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, इसी को कहते हैं पित्राद्युरा। ये ताजमहल का ही पिक्चर है, तो वहाँ पर आपको ये आर्ट मिल जाएगी। यहाँ पर कलरफुल स्टोन जो है ना ये फिक्स किए गए इसमें पत्थरों में, तो कैसे किए गए पता नहीं, उस टाइम पर तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ये होता है पित्रादुरा। तो इसी वजह से थर्ड ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में भी एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ दी गई है, की स्टोन की। तो की स्टोन ने अधिरचना के भार को आग के आधार पर स्थानांतरित कर दिया। तो देखो हमने ऑप्शन तो देख लिया है, थर्ड है हमारा, बाकी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ की स्टोन का भी आपको पता चले कि क्या होता है। की स्टोन यहाँ देख लेते हैं, ये जो चीज़ लगी होती थी यहाँ पर, ये होता था की स्टोन एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरेयूर में किस समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़ा बनाते थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सलिया। तो ये सलिया कम्युनिटी के लोग थे जो मंदिर के झंडों के लिए कपड़ा बनाते थे। तो देखो ध्यान रखना, ये जो है ना ये टॉपिक ये हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री अब हम स्टार्ट करेंगे कल से। अभी आज आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दें तो कल से फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्ययुगीन समय में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। तो यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड के अकॉर्डिंग ए को हम दूसरे से मिलाएंगे। व्याकरण और काव्य शास्त्र की जो एक तरह से अभिव्यक्ति है वो है लीला तिलकम, और इसके अकॉर्डिंग इसको हम जो आपका ये बी ऑप्शन है, बी को हम मिला देंगे थर्ड से। कहानी सुनाना यानी कथक, जो एक तरह से हम बात करें, कथक जो है ना कहानीकारों की एक जाति होती थी, कथक उसको कहा जाता था। कथक मतलब कथा सुनाने वाले। तो बी को हम थर्ड से मिला देंगे। सी को हम फोर्थ से मिलाएंगे, विशिष्ट शैली यानी घराने। देखो जो कथक था ना वो एक तरह से पहले जो सम्राट वगैरह होते थे उनके दरबारों में होता था, तो फिर एक तरह से ये नृत्य के रूप में जाने लगा, मतलब डांस फॉर्म के रूप में। तो एक तरह से विशिष्ट शैली जो थी ना इसकी, उसको करने वाले ये घराने कहलाए। घराने मतलब कि घराने होते थे जो बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड होते थे। जैसे आप देखो कथक करने वालों के जो एक तरह से फैमिली है ना उनको घराने कहा जाता है। तो कई घरानों में ये एक तरह से प्रसिद्ध हुए। डी को हम मिला देंगे फर्स्ट से, लघु चित्र रसमंजरी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहाँ वे मूल रूप से रहते हैं उसके साथ मिलान करना है।
यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दी गई हैं क्या, जनजातियाँ, और एक तरफ उनके क्षेत्र जहाँ पर वो मूल रूप से रहती हुई आई हैं काफ़ी टाइम से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ए को हम तीसरे से मिला देंगे, खोखर पंजाब से रिलेटेड है, और बी को पहले से लंगा और अरगुन है मुल्तान और सिंध से संबंधित, और तीसरे को हम मिला देंगे फोर्थ से बलोची उत्तर पश्चिम, और डी को हम दूसरे से मिला देंगे गड्डी पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की खेती करने वालों और नील विद्रोह की समस्याओं पर निम्नलिखित कथन को पढ़ें। ये अजर्शन और रीजन दिया गया है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है। यहाँ पर दिया है कि 1859 में बंगाल के रेयत नील की खेती से इनकार करते हुए विद्रोह कर उठे। रेयत मतलब किसान। तो यहाँ पर रीजन क्या दिया है कि वे जमींदारों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों से थक चुके थे। देखो यहाँ पर ना जो विद्रोह उन्होंने किया उसमें जमींदारों ने भी इनका सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर जो रीजन दिया है वो गलत, मतलब एक तरह से इसमें कनेक्शन नहीं है दोनों में। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो वे जमींदारों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों से थक चुके थे। ये तो बात सही थी कि जमींदार उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन जब बात आई थी रेत नील की खेती की, मतलब नील की खेती की, तो जब किसानों ने विद्रोह किया बागान मालिकों के खिलाफ, तो उस विद्रोह में कहीं ना कहीं जमींदारों ने इनका सपोर्ट किया था। तो इसी वजह से ये जो कनेक्शन है ना दोनों में नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रख्यात संस्कृत विद्वान थी। एक कक्षा में छात्रों द्वारा दिए गए 3 कथन निम्नलिखित हैं, वो विकल्प चुने जो उसके जीवन और विचारों को दर्शाता हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेकंड, ओनली बी। पूना में एक विधवा घर की इन्होंने स्थापना की। पहली स्टेटमेंट दी है कि हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है, तो ये चीज़ गलत है। प्रगतिशील नहीं रहा है, क्योंकि प्रगतिशील होता तो एजुकेशन वगैरह से नहीं रोकता, महिलाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, और तीसरा भी गलत है। तीसरे में दिया है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की निंदा करते हुए स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी। तो ये पंडित रमाबाई ने नहीं लिखी थी, पंडिता रमाबाई ने ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। निम्नलिखित में से किसने काश्तकार का चाबुक लिखा था? एक बुक का नाम है ये, किताब का। तो ये किसने लिखी थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्योतिराव फूले ने ये किताब लिखी थी। तो ये एक तरह से इनके लेक्चर्स का कलेक्शन था जो कि लिखी गई थी 1883 में। इसके अलावा इन्होंने गुलामगिरी नाम से भी किताब लिखी थी, जो इन्होंने लिखी थी 1873 में। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही आंसर करें। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। दोनों सही है और रीजन भी सही दिया है। यहाँ पर बाद के वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणों ने लोगों को वर्ण नामक 4 समूहों में विभाजित किया, और ये विभाजन निम्न वर्णों के खिलाफ पदानुक्रम और भेदभाव की प्रणाली पर आधारित था। तो ये बात सही है, और यहाँ पर बहुत से लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्णों की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो ये बात भी सही है। अब देखो उन्होंने 4 समूह में बांट दिया। कुछ वहाँ पर जो है ऊंचे थे, मतलब जिनको अच्छा माना जाता था, जैसे कि जो 4 वर्ग थे ना, वर्ण जो थे वो ये थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र थे वो सबसे नीचे आके गए, मतलब निम्न समझे गए। तो अब जो नीचे रखोगे आप जिन लोगों को, वो उनको तो ये वर्ण व्यवस्था स्वीकार थोड़ी ना होगी उनको, क्योंकि फिर समाज में जो है स्थान सही नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से लोगों ने उनकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। दोनों सही हैं यहाँ पर, रीज़न भी। राष्ट्रवादी आंदोलन पर अभिकथन ए और आर दिए गए हैं। सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही है। भारतीयों द्वारा 1850 के बाद कई राजनीतिक संघों का गठन किया गया था, और तर्क दिया है यानी रीजन कि ये चेतना कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और उसके जीवन के बारे पर उसके लोगों के जीवन पर नियंत्रण कर रहे थे, और जब तक ये समाप्त नहीं हुआ भारत भारतीयों के लिए नहीं हो सकता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उभरा, यानी उसके बाद वाले भाग में हम कह सकते हैं। तो देखो जब ये राजनीतिक संघों का गठन किया गया था ना 1850 में, तो वो इसी वजह से ज़रूरत उसकी महसूस हुई, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे भारतीयों को। आए तो थे वो, जो कंपनी आई थी वो तो वैसे तो व्यापार करने आई थी, फिर अंग्रेजों के हाथ में आ गई सत्ता। तो फिर जो अंग्रेजों ने एक तरह से यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें चाहते थे। तो उसके बाद ही ये चीज़ें जो है ज़रूरी हो गई कि भाई राजनीतिक संघों का गठन किया गया। तो रीज़न भी यहाँ पर सही दिया गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सीक्वेंस से मैंने आगे लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा रोलेट एक्ट 1919 में, और खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, साइमन कमीशन 1927 में आया था,
और दांडी मार्च 1930। तो ये सीक्वेंस इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से वयोवृद्ध गांधीवादी पौट्टी श्री रामलू की मृत्यु हुई? तो ये इसलिए हुई थी कि वो तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और उपवास कर रहे थे बहुत दिनों से, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर नया राज्य बनी गया था तेलुगु भाषी लोगों के लिए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था उसके बाद। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से रिलेटेड सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, दोनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन सही दी गई है, बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिनों का समय लेता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है। कारण दिया है कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित लंबे पथों में परिक्रमा करते हैं जिन्हें कक्षाएं कहते हैं। तो ये बात सही है। अब लेकिन क्योंकि ये जो बुध है बिल्कुल सूर्य के सबसे निकट है तो इसलिए कम टाइम लेता है। रीजन इसका बता देती हूँ मैं। सूर्य है और सूर्य के चारों ओर अगर प्लैनेट्स हैं तो जो सूर्य के पास होगा तो वो सबसे छोटी उसकी कक्षा होगी। ये जो कक्षाएं कहा है ना, तो यही है कक्षा जिस पाथ में ये मूव करते हैं प्लैनेट्स। तो अब देखो जो बिल्कुल पास का होगा उसकी कक्षा छोटी है तो उसको जो है कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में। अब जो इससे दूर होते जाएंगे इनकी कक्षा जो है बड़ी होती जा रही है, इनका जो रास्ता बड़ा हो रहा है तो इसलिए इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये रीज़न सही दिया गया है। 30 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोपहर के 2 बजे। बहुत बार मैंने कैलकुलेशन बताई हुई है कि 1 डिग्री में मतलब 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री मूव करती है और एक तरह से 15 डिग्री जो है मूव करती है 1 घंटे में। तो उसके हिसाब से भी आप सीधे सीधे भी हिसाब लगा सकते हो भाई 30 डिग्री में कितने मूव करेगी, 2 घंटे। अब देखो अगर पश्चिम में टाइम पूछा हो तो उसमें से माइनस कर देंगे 2 घंटे। अगर ग्रीनविच के पश्चिम का टाइम पूछा हो तो माइनस कर देंगे, अगर इधर का टाइम पूछा हो पूर्व का तो प्लस कर देंगे। अब क्योंकि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, पूछा है ईस्ट का टाइम इधर का, तो अब हम इसमें प्लस करेंगे। दोपहर 12 बजे में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 बजे। ये कैलकुलेशन वैसे मैंने डिटेल में चैप्टर 2 में कराई हुई है, वहाँ से भी आप डिटेल में देख सकते हो। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर में भी समझाया हुआ है। दी गई विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की ऊष्मा की पहचान करें। एक तरह से जो हीट जोन्स हैं उसके बारे में बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, फ्रीजिड जोन की बात हो रही है यहाँ पर। ये क्षेत्र बहुत ठंडे हैं, यहाँ का सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं उठता है। आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र है ये। और सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं। फ्रीजिड जोन की हम बात कर रहे हैं ये। यहाँ पर देखो पृथ्वी को 3 जो आपके हीट जोन्स हैं उनमें बांटा गया है। तो 3 हीट जोन्स कौन से हैं? एक तो ये हो गया इक्वेटर के पास वाला एरिया, ये आपका होता है कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य सीधा चमकता है यहाँ पर। और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, तो बारिश भी बहुत होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। ये वाले जोन में उष्ण कटिबंध इसको कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आता है ये वाला जोन, ऊपर भी सेम है और नीचे भी। तो टेम्परेचर लगभग सिमिलर रहता है ऊपर वाले टेम्परेट जोन में और नीचे में। बस इनमें अंतर इतना है, यहाँ पर नॉर्थ टेम्परेट जोन कर देते हैं और यहाँ पर साउथ टेम्परेट जोन कर देंगे। हिंदी में भी वैसे ही है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर देखो मध्यम टेम्परेचर रहता है, मीडियम टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी बढ़ती है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जो भारत का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना वो भी इसी में आता है क्योंकि कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से जाती है भारत के। तो ऊपर जहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग रहते हैं वहाँ पर मीडियम टेम्परेचर रहता है, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी, वो तो मौसम के हिसाब से पड़ती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज मीडियम टेम्परेचर है यहाँ का। अब इसके बाद फ्रीजिड जोन आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये होता है आपका आर्कटिक सर्कल और ये होता है उत्तरी ध्रुव। तो ये बात की गई थी हमारे स्टेटमेंट में जो दिया गया था, और यहाँ पर कहा गया था अंटार्कटिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव नीचे वाली लाइन। तो ये वाला जो एरिया है ये है फ्रीजिड जोन। यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं, तो इसलिए ये भी पूछा जाता कभी कभी भाई ध्रुव जो है बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। तो ये वाले एरिया में बर्फ जमी रहती है ज़्यादातर। तो ये फ्रीजिड जोन है। तो 3 हीट जोन्स में पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत वृत्त और अक्षांश रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड में अगर हम मिलान करें तो 1 को तीसरे से मिला देंगे। उत्तरी ध्रुव वृत्त
66.5 डिग्री, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से। 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है उत्तरी ध्रुव व्रत होता है। और बी को हम पहले से मिला देंगे, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में। सी को फोर्थ से मिला देंगे, विषुवत रेखा 0 डिग्री। और बचा आपका डी ऑप्शन, डी को हम दूसरे से मिला देंगे, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री उत्तर। तो ये रही वो लाइनें जो मैंने भी बताई थी आपको, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, सी और डी। वो स्थान, वस्तुएं और प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहती हैं, पृथ्वी पर मौजूद जैविक और अजैविक दोनों स्थितियां, और प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन। तो देखो जो पर्यावरण है ना, वो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से बना है। तो हम सिर्फ उसमें बायोटिक या फिर लिविंग चीज़ों को ही नहीं रख सकते सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर देखो, या फिर हम सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं इंक्लूड कर सकते, तो ये पर्यावरण नहीं है। तो बी को छोड़ करके बाकी सभी सही है यहाँ पर। नीचे वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकारों की पहचान करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समशीतोष्ण सदाबहार वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये आमतौर पर दक्षिणी चीन जैसे महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। और ओक, पाइन, यूकेलिप्टस जो पेड़ हैं यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं। ये इसके बारे में देख सकते हैं, मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। मध्य अक्षांशीय वही है जो आपके अभी मैंने बताया था टेम्परेट जोन, वो वाला। तो वे आमतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। उदाहरण दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में। इनमें बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति सुमेलित कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए को तीसरे से मिलाएंगे। जहां पर ज़्यादा बारिश होगी वहां वन उगेंगे और वन मिलेंगे आपको हरे भरे। और जहां पर मीडियम वर्षा होगी, मीडियम मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, ग्रासलैंड मिलेंगे, घास स्थल। और जहां पर बहुत कम बारिश होगी या फिर नहीं होगी तो कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये होती है ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, सही हो जाएगी 3rd। पहली सही है, दूसरी गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा घट जाती है, तो बात सही है। इक्वेटर पर क्योंकि गर्मी पड़ती है, सूर्य सीधा चमकता है ज़्यादातर, और बाकी जगह पर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, और ध्रुवों की ओर तो खासकर, तो सूर्य तप जो है कम होता चला जाता है वहाँ पर। और दूसरी स्टेटमेंट, सौर विकिरण पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन के साधन हमें मिलाने हैं परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ। सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd। ए को हम 4th से मिला देंगे। सड़क मार्ग जो है कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग है। और बी को हम तीसरे से मिला देंगे। रेल मार्ग तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान ढोने का ये काम करता है। और यहाँ पर सी को मिला देंगे दूसरे से। जो जल मार्ग है अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है ये। और डी को हम पहले से मिलाएंगे। वायु मार्ग जो है परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। अगर आपको कहीं दूसरे देश में जाना होता है तो कुछ ही घंटों में ये दूरी तय कर देता है। स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से विधियों का चयन करें। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 3rd, ए, बी और डी। सिंचाई नहरों को ठीक से बिछाना, स्प्रिंकलर डिप सिंचाई का उपयोग। देखो नहरों को ठीक से बिछाने का मतलब है कि जो पानी का लीकेज है ना वो ना हो, अगर कहीं से उसमें कुछ रह गया, छेद वगैरह रह गया, तो स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई का जो एक तरह से उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि उसमें जो पानी जो है ना वो पौधों की जड़ों तक पहुँचे। और इसके अलावा जल संचयन कर सकते हैं, पानी को जो है एक तरह से इकट्ठा कर सकते हैं हम। यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएंगे। संसाधनों पर ए और बी को पढ़ें और किस संसाधन को ये संदर्भित कर रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स की विशेषता है कि भाई ये जो है प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस से बनाते हैं ये संसाधन। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं। और प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, साथ ही इस संसाधन के अधिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी है। तो टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से एग्जाम्पल है, ये ह्यूमन मेड ही है, लोगों ने तो बनाया है, पहले कहाँ टेक्नोलॉजी थी।
और इसकी हेल्प से और भी जो संसाधन है ना, और भी संसाधन के अधिक उत्पादन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रकार का उस क्षेत्र के साथ सुमेल करें जिसमें वहाँ ये मुख्य रूप से की जाती हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, ए को हम तीसरे से मिलाएंगे। गहन निर्वाह कृषि जो है मानसूनी क्षेत्र और प्रदेश में की जाती है। इसका एक रीज़न है, निर्वाह कृषि मैंने बताया था ये आजीविका के लिए होती है, विकासशील देशों में की जाती है, और मानसूनी क्षेत्रों में इसलिए होती है कि भाई बारिश पर ये डिपेंड होती है कृषि, क्योंकि देखो छोटी सी खेती होती है, छोटी सी जोत पर ये कृषि करते हैं, तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी ना यूज़ करेंगे, बड़े बड़े उपकरण थोड़ी ना यूज़ करेंगे, तो बारिश जब होती है उसी पर डिपेंड होती है कृषि, तो इसीलिए मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। जैसे भारत में की जाती है ये वाली खेती। बागान को हम मिला देंगे पहले से, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान। सी को हम फोर्थ से मिला देंगे, सी को फोर्थ से मिलाएंगे स्थानांतरित कृषि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, और डी को दूसरे से मिला देंगे हम वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास स्थल। यहाँ पर देखो डिटेल में मैंने दिया है, गहन निर्वाह कृषि किसान सरल औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के छोटे से टुकड़े पर खेती करता है, और दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मानसून क्षेत्रों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। झूम खेती जो है ये अमेजन बेसिन में होती है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों, पूर्व उत्तर भारत के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में की जाती है। वाणिज्यिक खेती जो कि एक तरह से बिजनेस के लिए होती है, ये कमर्शियल फार्मिंग, तो ये जानवरों को बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। इसमें खेती का क्षेत्र और उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा बड़ी होती है। रोपण कृषि होती है एक प्रकार की व्यावसायिक खेती, और यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केला या कपास की एकल फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की ज़रूरत होती है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं, बड़े बड़े फार्म्स इनके होते हैं, और एक तरह से कमर्शियल के लिए की जाती है। यदि कोई विद्यालय त्यौहार मना रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विविधता के उत्सव को दर्शाती है? सही ऑप्शन होगा सेकंड, मध्य प्रदेश के एक स्कूल में ओणम, क्योंकि ओणम जो है इस स्टेट का फेस्टिवल नहीं है, लेकिन अगर ये अदर स्टेट का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक तरह से विविधता को ये बढ़ावा दे रहे हैं। विविधता में एकता का वाक्यांश किसने गढ़ा? तो यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। सरकार की एक प्रणाली जिसमें एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच सत्ता विभाजित होती है कहलाती है, तो ये कहलाती है संघीय राज्य। जैसे कि हमारे भारत में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक तरह से जो लोकल गवर्नमेंट है, तो केंद्र और राज्य के बीच एक तरह से शक्तियाँ ये विभाजित हैं। इसी को कहते हैं हम फेडरल स्टेट, संघीय राज्य। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? तो ये करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सचिव को, ना कि ये इलेक्टेड होता है। यहाँ पर एजर्शन और रीजन में सही चुनना है, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दोनों यहाँ पर सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है। खेतिहर मजदूरों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है। उसका रीज़न है कि खेती में साल भर काम रहता नहीं है, कुछ महीनों के लिए फसल होती है, और जिन महीनों में वो खेती का काम नहीं होता उस टाइम पर ये बेरोजगार हो जाते हैं खेतिहर मजदूर। कारण दिया है भूस्वामी दूसरे गाँवों से सस्ते श्रम के लिए जाते हैं। तो कारण वैसे सही है कि हाँ वो जाते हैं दूसरे गाँव से सस्ते श्रम के लिए, लेकिन इसके अलावा ये चीज़ इसमें कनेक्शन नहीं है कि भाई खेतिहर मजदूरों को इस वजह से काम नहीं मिलता। काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि पूरे साल काम होता नहीं है खेती में, इसलिए। एक आदर्श लोकतंत्र में शक्ति का वास्तविक स्रोत है। शक्ति का वास्तविक स्रोत है लोकतंत्र में लोग, पीपल, क्योंकि लोगों का ये शासन है, लोगों के लिए ही शासन है, तो इसी वजह से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्टीरियोटाइप के उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए और बी। लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं, और लड़के उपद्रवी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। एक तरह से हमने इनको एक छवि में बांध दिया है, तो इसी वजह से ये स्टीरियोटाइप के उदाहरण है। अब क्योंकि सी में दोनों का ही एग्जाम्पल दिया है, तो इसलिए ये स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 22। तो आर्टिकल 22 कहता है कि भाई जो गिरफ्तार होता है ना व्यक्ति, भाई कोई क्राइम हो गया, अब वो मान लो सस्पेक्ट है वो इंसान कि भाई इसने क्राइम किया होगा, उसको गिरफ्तार करेंगे तो लेकिन उसको कुछ राइट मिलेंगे, क्योंकि साबित नहीं हुआ है कि वो अपराधी है कि नहीं। तो जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचना पाने का उसको अधिकार है, ये अधिकार उसको मिलता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार उसको मिलता है। गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या अत्याचार न करने का अधिकार है, मतलब कोई उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
एक तरह से हम उसको सबूत नहीं मान सकते जो उसका बयान लिया गया है। 15 साल से कम उम्र के लड़के और महिलाओं को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। तो ये अधिकार हैं कुछ जो गिरफ्तार व्यक्ति को मिलते हैं आर्टिकल 22 के तहत। भारत का संविधान राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित और सीमांकित करता है। तो शक्तियों का ये पृथक्करण जो है, इसके बेस पर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, A, B, C सही है। यहाँ पर राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम, प्रत्येक अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, और भारत में सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करना। और यहाँ पर डी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर वैसे दिया नहीं गया ऑप्शन में, राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति का संतुलन इस तरह से बना रहता है। तो यहाँ पर चारों ही सही हैं। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हकीम शेख को स्वास्थ्य के अधिकार तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है ये हमारा राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है, और जो राइट टू हेल्थ है ना, वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है। जिस भी चीज़ से हमारी लाइफ खतरे में पड़ती है वो सभी चीज़ें राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं। तो इसी वजह से ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए 2005 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। जब एक समुदाय को सामाजिक आर्थिक विकास के हाशिए पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाशियाकरण के रूप में इसको जाना जाता है, मार्जिनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 में आजीविका दी हुई है और उसके कार्य की प्रकृति दी हुई है। दूसरी सूची में किस तरह का रोजगार है इनका? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, ए को दूसरे से मिलाएंगे, रिक्शा चालक जो है स्वरोजगार है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। और बी को पहले से मिलाएंगे, कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, शिफ्ट वर्क है इसका, अस्थायी अनियमित काम है। और भाई जो वर्कर्स होते हैं गारमेंट फैक्ट्री में। और सी को 4th से मिलाएंगे, कार्यालय का जो कर्मचारी है उसको मासिक वेतन मिलता है, मतलब ऑफिस में जो वर्क करते हैं मंथली सैलरी मिल जाती है उनको। और डी को तीसरे से मिलाएंगे, दुकानदार जो है दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करता है और स्वरोजगार है इसका, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब भाई कोई बड़ा दुकानदार है तो उसके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं। तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पेडागोजी के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का मानकीय सरोकार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B और D, विविधता का सम्मान, मानव मूल्य और स्वतंत्रता। एक तरह से जो सामाजिक विज्ञान है ना उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मानव मूल्यों को डेवलप करने की। तो ये जो मानव मूल्य है एक तरह से वो ये विविधता का सम्मान या फिर मानव मूल्य हो गए, स्वतंत्रता हो गए, ये एक तरह से नॉर्मेटिव कंसर्न्स हैं कुछ जो सामाजिक विज्ञान के अंदर सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें स्टोरी बोर्ड का उपयोग करती हैं, क्योंकि? तो किस लिए स्टोरी बोर्ड का यूज़ करती हैं ये किताबें? जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की किताबें हैं आपकी, तो स्टोरी बोर्ड होते हैं एक तरह से कि स्टोरीज पिक्चर के फॉर्म में दी जाती हैं और उनके साथ साथ कुछ कंटेंट भी लिखा होता है, तो वो स्टोरी बोर्ड होते हैं। तो वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। वे दृश्यों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों का ध्यान कथा में आकर्षित करते हैं। भाई एक तरह से अटेंशन उनकी एक तरह से खींचते हैं वहाँ पर लर्नर्स की, कि भाई अगर वो स्टोरी बोर्ड होंगे तो बच्चों का ध्यान जाएगा अपने आप ही, तो और ध्यान जाएगा तो फिर वो चीज़ों को समझ लेंगे इजीली उसके थ्रू। तो 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ हास्यकरण के बारे में चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा वह अपनी चर्चा में रखेगी? तो ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, चारों ही वो रखेगी। भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों को उनकी ज़मीन से जबरन बेदखल करना। और ये जो हास्यकरण है कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिनको हास्यकरण पर रखा गया है। हास्यकरण मैंने समझाया है पॉलिटी में अच्छे से। हास्यकरण बेसिकली वो होता है कि जब भाई कुछ कम्युनिटी के साथ एक तरह से भेदभाव हो जाता है सामाजिक आर्थिक स्तर पर, तो उस चीज़ को, तो समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध छवियाँ होती हैं, इसके बारे में वो चर्चा में रख सकती है, मतलब इस पॉइंट को। सकारात्मक भेदभाव रख सकती है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से एक चीज़ होती है कि भाई हम जो है ना जो भेदभाव करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से करें, न कि नेगेटिव तरीके से, कुछ उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताएं। तो किसी विशेष समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति, ये हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चारों हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप अपने छात्र को पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को आपकी कक्षा में स्थान मिलने की सबसे अधिक संभावना है? सही ऑप्शन होगा थर्ड, ए और सी सही है। यहाँ पर छात्रों को पुराने समाचार पत्रों से लगभग 6 महीने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को नोट करने के लिए कहना, साथ ही दिन और रात की तुलना करना और इसके अंतर के कारकों की व्याख्या करना। अब देखो भाई 6 महीने का हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमें ऋतुओं के परिवर्तन पर चर्चा करनी है और एक तरह से इसकी समझ उनके अंदर बनानी है। तो वो एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा मौसमों के बारे में, तो मौसम तो बदलता रहता है। तो 6 महीनों का जब कहेंगे तो उसके हिसाब से जब समझ में आएगा। और इसके अलावा आपका है इसमें सी, छात्रों से पृथ्वी की परिक्रमण और ऋतुओं के साथ उसके संबंधों की व्याख्या करने के लिए कहना। तो ये हम कर सकते हैं ए और सी। एक शिक्षक कक्षा 6 के छात्रों के साथ लोकतंत्र में संघर्ष समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रहा है। उसके निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना है? संघर्ष समाधान मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाते हैं भाई, राज्य सरकारों के बीच हो सकते हैं या तो फिर लोगों में हो सकते हैं। तो फिर जो और इसमें की प्लेयर्स कौन से हैं डेमोक्रेसी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन, सरकार की भूमिका। तो सरकार की भूमिका क्या है कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में, ये हम इसमें बताएंगे बच्चों को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बच्चा जो कभी गांव नहीं गया है पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है? एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण यह मानते हुए कि उन सभी तक आपकी पहुंच है समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, एक पटवारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों का चित्र। अब क्योंकि देखो बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है इसका कुछ भी, तो औजारों का जब चित्र दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि भाई इस तरह से होता है, तो तब उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक चाहता है कि छात्र समानता विषय पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी? सही ऑप्शन होगा थर्ड, बी और सी सही रहेंगे। छात्रों को छोटे समूह बनाने और समानता के लिए नए उदाहरण खोजने के लिए सामूहिक रूप से काम करने के लिए कहना और छात्रों से उन उदाहरणों पर चर्चा करने के लिए कहना जिसमें लोगों के साथ असमान व्यवहार किया गया है। अब जब उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया है लोगों को, उनके बारे में वो उन उदाहरणों पर वो जब डिस्कशन करेंगे तो समझ पाएंगे, अपने को भी उस साथ में उस जगह पर रख करके सोच पाएंगे कि तो इक्वालिटी को बेहतर ढंग से वो समझ पाएंगे। तो बी और सी यहाँ पर हम ले सकते हैं। बाजार विषय पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका कैसे माल मिलता है? कभी कभी वस्तु की कमी क्यों हो जाती है? शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही, रीजनिंग। जब हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तभी तो वो सोचेंगे, वो तर्क लगाएंगे उस चीज़ पर। तो तर्क लगाना भाई अपने थोड़ा सा एक तरह से सोचना गहराई से उस चीज़ों पर, तो वो एक तरह से रीजनिंग होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विषय मीडिया पर आलोचनात्मक सोच कौशल का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त होगा? तो मीडिया पर अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब एक तरह से आकलन करना चाह रहे हैं, एसेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सही प्रश्न जो रहेगा सबसे कौन सा रहेगा कि इस लेख में किसके दृष्टिकोण की कमी है? हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल मिसिंग आउट। तो एक तरह से अब बच्चे इसमें क्या करेंगे ना, बच्चे गहराई से इसमें सोचेंगे और अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो सोचने पर मजबूर करेगा ये क्वेश्चन उनको। लेकिन बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये एक तरह से फैक्चुअल बेस्ड है, मतलब थोड़ा इनको बुक से भी आंसर मिल सकता है इसमें, और एक तरह से किसी चीज़ की हेल्प से भी ये मतलब आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है ना विचार डेवलप होने का उनको मौका मिलेगा कि इस लेख में किसके दृष्टिकोण की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र कहता है खिलजी और तुगलक के समय में बंदगी या सैन्य दासों का उच्च दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों की सल्तनत दरबारों में अच्छी स्थिति थी। ये कथन देते समय विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली होती है जब हम स्पेसिफिक चीज़ से जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। एक स्पेसिफिक चीज़ हमें पता चल गई कि भाई ये चीज़ ऐसे होती थी या होती है, तो ऐसे ही ये आगे भी होगी। एक तरह से जनरलाइज हम कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी के पास डॉग है और डॉग जो है वो कहता है कि भाई मेरा जो डॉग है ना वो उसने ना तो आज तक किसी को काटा है ना किसी को भौंकता है,
बहुत ही सीधा शरीफ सा है, तो इसकी उम्मीद की जा रही है कि भाई आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो हमने क्या करा, स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के उसकी एक जनरलाइज स्टेटमेंट बना ली हमने, जनरल एक तरह से जनरलाइजेशन कर लिया, सामान्यीकरण कर लिया। तो वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि खिलजी और तुगलक के समय में बंदगी या सैन्य दासों का उच्च दर्जा था। तो यही रीज़न है कि भाई मध्यकालीन भारत में गुलामों की सल्तनत दरबारों में अच्छी स्थिति थी। तो हमने उस स्टेटमेंट के आधार पर, ये एक स्पेसिफिक चीज़ दी गई थी, इसके आधार पर जनरलाइज कर लिया बाकी चीज़ों को भी। तो ये यहाँ पर हो जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये पहले भी कराया गया था, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एरर था इस क्वेश्चन में। भूगोल की एक कक्षा में एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से ग्लोब पर स्थानों का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके कई छात्र दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही ढंग से पता लगाने में असमर्थ हैं। निम्नलिखित में से किस समस्या का सबसे अधिक छात्रों को सामना करना पड़ रहा है? सही ऑप्शन होगा फोर्थ, ए, बी और सी आर पॉसिबल। तीनों ही सही हैं यहाँ पर, कि छात्र समानांतरों के ग्रिड को नहीं पढ़ सकते हैं, जो पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल जो ग्रिड दिए गए हैं उनको नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थी ग्लोब पर दिशा निर्देश देना नहीं जानते कि भाई किस तरह से जो डायरेक्शंस हैं वो दिए जाते हैं किसी भी प्लेस के लिए। और शिक्षक द्वारा अक्षांश और देशांतर की दिशाओं की जानकारी ठीक से नहीं दी जा रही है। अगर उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की जानकारी नहीं दी जाएगी सही से, तो वो इस जानकारी को बताने में असमर्थ रहेंगे कि भाई स्थान का किसी का पता कैसे लगाएं। प्राथमिक स्रोतों की सहायता से आप उस समय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य के लिए आप इनमें से किसे चुनेंगे? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। कुछ घटनाओं को मनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा अनुरोध किए गए चित्रकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, क्योंकि ये पेंटिंग अंग्रेजों ने जो ये चित्रकारों से बनवाई थी उस टाइम की है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इसलिए प्राइमरी सोर्स में आएगी। और दूसरा है कि उस समय के दौरान ब्रिटिश संसद में कुछ ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड। तो देखो जो रिकॉर्ड है ना, ये भी एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आ जाएगा प्राइमरी सोर्स में। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन में दिया है कि इतिहास पत्रिका में एक लेख जो भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के प्रारंभिक गतिविधियों के बारे में बताता है, ये लेख बाद में लिखा गया है। तो बाद में लिखा गया तो भाई कोई साक्षी तो नहीं रहा ना उस वक्त का, उस टाइम का, तो वो इंसान नहीं है ना जो वो लेख लिख रहा है। तो यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र उसकी सामाजिक विज्ञान कक्षा में उद्योगों के विकास के बारे में पूछताछ करें। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में उसके शिक्षण में शामिल होने की अधिक संभावना है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फोर्थ, ए, बी और डी। छात्रों को 2 श्रमिकों से बात करने के लिए कहना ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन्हें कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिल रही है या नहीं। तो इससे उनको पता चलेगा भाई उद्योगों का विकास हो रहा है कि नहीं। उद्योगों का विकास तो तभी होगा ना जब लेबर्स को भी पूरे जो उनके राइट्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा बी हम कर सकते हैं कि छात्रों से उनके गांव या शहर में 2 भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव का पता लगाने के लिए कहें कि किस तरह से भूमि के जो उपयोग के पैटर्न में वो बदलाव हो रहा है, किस तरह से जो है उद्योगों का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पर जो है भूमि का यूज़ हो रहा है। फिर तीसरा हम कर सकते हैं भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय मिला या नहीं, इस बारे में छात्रों से लिखने के लिए कहना। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ए, बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब देखो थर्ड जो दिया गया है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एक भूमिका निभाने के लिए कहना। तो सामाजिक न्याय की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं उद्योगों के डेवलपमेंट की। तो ए, बी और डी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की लोकप्रिय धारणा यह है कि ये गैर उपयोगितावादी विषय है, मतलब इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती ज़्यादा कि ये यूज़फुल नहीं है। नतीजतन होता क्या है कि कम आत्मसम्मान कक्षा लेन देन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जैसे कि भाई एक तरह से इसको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ना तो टीचर और ना ही छात्र इसको मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, ना ही पढ़ाने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरणों से अक्सर छात्रों को ये सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से श्रेष्ठ है और उज्ज्वल छात्रों का क्षेत्र है। ये कहा जाता है ना भाई साइंस लो, सोशल साइंस का कुछ काम नहीं होगा,
तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक इसे छात्रों के लिए और अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए और बी सही है। यहाँ पर इस बात पर बल देते हुए कि सामाजिक विज्ञान तेजी से अंतर संबंधित दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। भाई हम ये कह सकते हैं भाई जो बाहरी जो दुनिया है आपकी, उसके साथ अगर आपको तालमेल बिठाना है, उसके लिए आपको समझ ज़रूरी है सोशल साइंस की। भाई सोशल लाइफ की जो समझ है वो तो आपकी सोशल साइंस से ही आएगी ना, और जो सोशल स्किल्स हैं वो भी इससे आपको सीखने को मिलेंगी। किस तरह से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से समाज में उठना बैठना है, कैसे रहना है। तो आजकल देख नहीं रहे हो क्राइम कितना बढ़ रहा है, तो यही चीज़ है कि ये स्किल्स जो है डेवलप करने की ज़रूरत है बच्चों में आजकल। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दिमाग की नींव रखने में सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण है। देखो एक तो ये जो है एनालिटिकल जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप करने में मदद करता है सोशल साइंस। इसके अलावा जो क्रिटिकल जो एक तरह से सोच होती है उसको भी डेवलप करने में मदद करता है। तो ए और बी जो है हम इनको इन स्टेप्स को हम फॉलो करके जो एक तरह से इसकी प्रासंगिकता है उसको बढ़ा सकते हैं सोशल साइंस की। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस आकलन उपकरण पर विचार नहीं किया जाता। कहने का मतलब है कि कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, कक्षा प्रश्नोत्तरी। कक्षा प्रश्नोत्तरी ऐसे ही आप पूछ सकते हैं, क्लासरूम में क्विज पूछ लिया भाई, क्लासरूम में कोई भी क्वेश्चन कर लिया, तो वो एक तरह से असेसमेंट टूल नहीं है। असेसमेंट टूल होते हैं रूब्रिक या फिर रेटिंग स्केल या तो फिर चेकलिस्ट। रूब्रिक मैंने आपको बताया था, रूब्रिक एक तरह से असेसमेंट टूल होता है, लेकिन इसमें हम ग्रेड या फिर स्कोर नहीं देते हैं। इसमें हम एक तरह से बताते हैं कि भाई आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, कि एक्सीलेंट रहा, गुड रहा, या फिर सेटिस्फैक्ट्री रहा, या फिर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस तरह से हम एक तरह से इसमें असेसमेंट करते हैं। रूब्रिक में रेटिंग स्केल होता है एक तरह से, जैसे आप स्टार रेटिंग देते हो ना किसी चीज़ को, कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी ग्रेट है तो 5 स्टार दे दिए आपने, गुड है तो 4 स्टार दे दिए, ओके है तो 3 स्टार दे दिए, बैड है तो 2 दे दिए, और पुअर है तो 1 दे दिया। इस तरह से होता है रेटिंग स्केल। और चेकलिस्ट में एक तरह से हम वो पॉइंट्स बना देते हैं और उसमें वो उसको राइट लगाना होता है, वैसी कुछ होती है चेकलिस्ट। तो एक तरह से असेसमेंट टूल होते हैं ये तीनों ही ऊपर के, लेकिन क्लासरूम क्विज नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग आयामों का आकलन करता है। इंग्लिश में देख लो, एप्लीकेशन का जो है आकलन करता है कौन सा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और डी। देखो एप्लीकेशन की बात जब आती है, जैसे कि कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला नॉलेज है, आपको कोई चीज़ की जानकारी है उसको रिकॉल करना या फिर आपको पता है उसके बारे में, वो होता है नॉलेज। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को आत्मसात कर लिया, अच्छे से समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो वो होती है अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है एप्लीकेशन। जब आपने उस चीज़ को समझ लिया, अब उसके बाद उसको आप डेली लाइफ में अप्लाई करोगे, वही है ये स्टेप। अब देखो यहाँ पर थर्ड में दिया है बी और डी। बी में आप देखो, जब आपने समझ लिया टाइम का कंसेप्ट है क्या, टाइम का कंसेप्ट जब आपने समझ लिया, अब आपसे कहीं का भी पूछे टाइम तो आप बता पाओगे। अब आप क्या करोगे, उसको अप्लाई कर पाओगे, एप्लीकेशन वाला स्टेप पर आप पहुंच गए। तो यदि ग्रीनविच के पास स्थित लंदन में दोपहर के 3 बजे हैं तो कोलकाता में क्या समय है। कंसेप्ट जब आप समझ लोगे तभी तो एप्लीकेशन कर पाओगे ना उसका, तो ये इसी वजह से इसमें आएगा एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर डी है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। चंदन बनाना, उत्खनन, सड़कों के किनारे सब्जियां बेचना और फर्नीचर बनाना। अब देखो, जब आपको ये सेक्टर्स का पता होगा, डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे, भाई प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती हैं, टर्शरी सेक्टर में क्या चीज़ें आती हैं। जब आपको इनमें अंतर पता चलेगा भाई, तभी तो पहचान पाओगे। कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तभी आप इनको कैटेगराइज भी कर पाओगे, लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे। तो ये है यहाँ पर, ये वाला जो स्टेप है ना, ये
एप्लीकेशन का है, जो कि अंडरस्टैंडिंग के बाद वाला स्टेप है। जब किस चीज़ को समझ लेते हो उसके बाद ये एप्लीकेशन वाला स्टेप आता है। तो बी और डी सही हो जाएगा। एक पोर्टफोलियो को मूल्यांकन का एक प्रमाणिक साधन माना जाता है, क्योंकि यह सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी, क्योंकि ये सबूतों पर आधारित है, काम के नमूने प्रदान करता है जो समय के साथ सीखने की वृद्धि दर्शाता है। तो कैसे ये काम के नमूने प्रदान करता है, जैसे कि भाई ये एक स्टूडेंट के द्वारा एक तरह से कलेक्शन होता है उसके वर्क का, मतलब उसकी तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं फीडबैक का कलेक्शन होता है कि भाई जैसे मान लो टीचर से कोई इसको नोट मिला, अप्रिशिएशन नोट मिला, या तो फिर उसका कोई एक्टिविटी हुई, उसका कोई सर्टिफिकेट हुआ, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इसका लॉन्ग टर्म का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वर्क होता है स्टूडेंट का। तो ये एक तरह से एविडेंस हो गए, इसमें सबूत पर आधारित होता है। और काम के नमूने तो प्रदान करता ही है भाई, जब एविडेंसेस हमारे सामने होंगे तो हमको देख के पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ना बच्चे ने इस तरह से काम किया है, इस तरह से इसकी जो काम में जो है इसकी ग्रोथ इस तरह से हुई है टाइम के साथ। तो टीचर को फिर उसमें असेसमेंट में थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इसी वजह से इसको एक तरह से हम कह सकते हैं ऑथेंटिक जो है साधन मान सकते हैं हम इसको असेसमेंट के लिए। तो क्योंकि ये एक दिन में नहीं बनाया गया, कोई फर्जी नहीं बना सकता इसको, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रमाणन के लिए मूल्यांकन में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रमाणन की बात करें तो एक तरह सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। जैसे आप पढ़ लिए, आपने हाई स्कूल कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो कोई भी चीज़ आपने कर ली, भाई कोई डिग्री हासिल कर ली, सर्टिफिकेट मिल गया, वैसे ही बात हो रही है भाई सर्टिफिकेट की। स्कूल का ही हम ले लेते हैं एक तरह से एग्जाम्पल। तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी। देखो टर्म एंड एग्जामिनेशन होती है स्कूल्स में, एक साल का जो है एंड हो गया, एनुअल एग्ज़ाम आपके हो गए, उसके बाद जो एग्ज़ाम हो गया उसके बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ना। वो जो रिजल्ट मिलता है आपको, सर्टिफिकेट ही तो है वो। तो वो सर्टिफिकेशन के लिए जो एक तरह से होता है मूल्यांकन, वो है उसके लिए उपयोग किया जाता है किसका? सत्रांत परीक्षा का। इसके अलावा योगात्मक परीक्षा का, जिसको हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। सम्मेटिव एग्जामिनेशन जो होगी ये होगी आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तरह मान लो इसको। एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं वो सम्मेटिव एग्जामिनेशन हो गई। तो सर्टिफिकेशन के लिए जो मूल्यांकन हम करते हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है, सत्रांत परीक्षा और योगात्मक परीक्षा का। मान लीजिए कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों के प्रवेश व्यवहार पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, तो वो किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए जा सकती है? तो ये हो जाएगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बेसिकली इसलिए होता है कि भाई कहीं पर अगर जॉब के लिए आप जा रहे हैं तब होता है ये। जॉब के लिए जाओगे तो भाई वो जानना चाहेंगे ना आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है कि नहीं, आपने जो पढ़ा है वो जानकारी आपको है कि नहीं। तो पूर्व ज्ञान को आंकते हैं इसमें, तो उसके लिए होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। या तो फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तब होता है ये। तो इस तरह से होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक आयाम के शिक्षार्थियों के विश्लेषण पहलू का आकलन करता है? देखो विश्लेषण की बात करें तो एक तरह से एनालिसिस की बात हो रही है। जब आप किसी चीज़ के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हो, गहन अध्ययन करते हो, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, बी, सी और डी। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? और सी है न्यूनतम समर्थन मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निबंध लिखें। और सरकार शब्द से क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे आपको लगता है कि सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। देखो इसमें विश्लेषण में हम क्या करते हैं ना, कोई भी टॉपिक है ना उसके बारे में हम डिटेल में जानने के लिए उसको और गहराई से समझते हैं। तो किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसको ज़्यादा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से उसका और अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखो जब हम इस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को जब पूछा जाएगा और इसके बारे में, तो फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। और इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो गवर्नमेंट ने किसानों को दिया है उनके फसल का, कि भाई इतना पैसा हम आपको देंगे आपके फसल के बदले। अगर आपके जो है बिकती नहीं है फसल तो हम खरीद लेंगे। उसके बदले वो क्या करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई है जिसमें गरीबों को वो जो एक तरह से गेहूं वगैरह दिया जाता है फ्री में या फिर कम पैसों पर। तो दोनों में एक तरह से कनेक्शन है। तो इस पर जब निबंध लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक तरह से हम एनालिसिस करेंगे
इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ऐसे ही ये डी ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर बी, सी और डी सही हो जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।